बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। बच्चों, हम जानते हैं कि इस सौरमंडल में पृथ्वी ही हमारी एक ऐसी ग्रह है जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी ग्रहों पर, बाकी सौरमंडल में है कि नहीं है, उस पर अभी खोज हो रही है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर हम पाए जाते हैं, हम उस पर निवास करते हैं, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपनी नजरों से देखते हैं कि अनेक जीवधारी वनस्पतियां हैं, पशु हैं, सूक्ष्म कीटाणु हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, पशु पक्षी सारे इसी पर रहते हैं। किस पर? पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी ही समस्त जीवधारियों की शरण स्थली है, अर्थात इसी पर निवास करते हैं। अगले कक्षा में 9 में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र, तो हम उसी पारिस्थितिक तंत्र के एक छोटे से अंग, हम मनुष्य जो हैं उसी पारिस्थितिक तंत्र के एक छोटे से अंग। जैसे हमें जीने के लिए सबसे पहले प्राणवायु हवा चाहिए। ये हवा हमें मिलती कहां से? इसी पृथ्वी से मिलती। फिर हमें जीवित रहने के लिए जल चाहिए, भोजन चाहिए। ये कहां से मिलती है? तो इसी पृथ्वी से मिलती है। तो सारा विश्व, समस्त प्राणी जात यानी समस्त जीवधारी, चाहे वनस्पतियां हो या पेड़ पौधे, पशु पक्षी हो या छोटे सूक्ष्म कीटाणु हो, जीवाणु हो, सारे इसी पर निवास करते हैं। तो अब हम अपने देश के बारे में, भारत में वन एवं वन्य जीव संसाधन का उपयोग, उसका संरक्षण, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे भारत में वनस्पत जात और प्राणी जात की स्थिति क्या? तो सबसे पहले हम भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे कि विश्व की परिस्थितियां और भारत की परिस्थितियां, हमारे जितने महाद्वीप हैं वहां की जलवायु और भारत की जलवायु अंतर पाया जाता है। अमेरिका में ठंडा पड़ता है, साइबेरिया में ठंडा पड़ता है, यानी वहां शीत ऋतु पाई जाती है अधिकतर दिनों तक, ज्यादा दिनों तक। तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, यानी गर्मी पड़ती है। लेकिन भारत भौगोलिक दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से ऐसा है, यहां पर कौन सा जाड़ा, गर्मी, बरसात, यानी हर प्रकार की मौसम यहां पर भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए है क्या कि विश्व की जितनी भी वनस्पतियों की जातियां हैं, वनस्पत जाति हैं, प्राणी जात हैं, यानी पेड़ पौधे जितने प्रकार की विश्व में पाए जाते हैं, तो शीत ऋतु वाला भी भारत में पाया जाता है, तो अफ्रीका का ग्रीष्म ऋतु वाला भी, वर्षा ऋतु वाला भी भारत में पाया जाता है। यानी विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं लगभग ज्यादा भारत में पाई जाती है। यानी पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां हैं उसका 8% यानी लगभग 16 लाख
प्रजातियां तो केवल भारत में पाई जाती हैं। और इसका कारण यही है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चाहे सर्प की प्रजातियां हों या शेर की प्रजातियां हों या पेड़ों की प्रजातियां हों या और फूलों की प्रजातियां हों, वनस्पतियों की प्रजातियां हों, पशु की, पक्षियों की, किसकी प्रजातियां हैं, वह अधिकतर भारत में पाई जाती है। हर मौसम वाले यहां पर पाए जाते हैं। अब इन प्रजातियों में जो 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी विश्व में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उसका 8% भारत में पाई जाती हैं, यानी 16 लाख। अभी तो इतना खोज हुआ है इनके बारे में जानकारी है, उनके बारे में अभी तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। अब इन प्रजातियों के, वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के हम मानवों से संबंध क्या है, ये हम मानवों के लिए लाभकारी है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत लाभकारी है। अगर ये वनस्पतियां नहीं होती तो मानव जिंदा नहीं रहता, कोई भी वनस्पतियां नहीं होती तो कोई भी जीवधारी जिंदा नहीं रहता, हमें ऑक्सीजन मिलता नहीं, हमें खाने को भोजन मिलता नहीं। लेकिन क्या हम इसका कद्र करते हैं? हम जानते हैं कि हमारी ये छोटे से चींटी भी है, छोटे से पौधे, छोटे छोटे घासें हैं, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। हम जीवित हैं तो इन्हीं के चलते हैं, हम नहीं कदर करते, जिसके कारण आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि हम अनजाने में ही इन वनस्पतियों का, इन जीव जंतुओं का नाश करते जा रहे हैं, और जिसके कारण उसका फल भी हमें मिलता है, हम भोगते भी हैं, कष्ट में पड़ते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अब हालत ऐसी हो गई है कि हमारे देश में बहुत सारी वनस्पतियां, वनस्पत जात जिसको कहते हैं, प्राणी जात समाप्त होने के कगार। कितने तो समाप्त हो गए, हम अनजाने में ही उनको समाप्त कर दिए। जैसे काला हिरण, बहुत प्रकार के हिरण को हम देखते हैं, लेकिन काला हिरण बहुत गिने चुने, सफेद बाघ बहुत गिने चुने, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हम अपने मौज में उसका शिकार कर देते हैं। जैसे पहले झूम प्रकार की खेती होती थी, मनुष्य अपने विकास में ही अपना विनाश करता है। पहले झूम प्रकार की खेती होती थी, चारों तरफ जंगल था। झूम प्रकार की खेती क्या होता है कि पहले आदिमानव जब थोड़ा सा खेती करने लायक हो गए, नवपाषाण युग आ गया, खेती के बारे में जानने लगे, तो किस प्रकार की खेती किए। आज यहाँ खेती कर रहे हैं, जहां एक मैदान है, जंगल में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां मैदान है, वहां खेती करना शुरू किया। अब वह उपजाऊपन खत्म। उस समय तो रासायनिक खादों का उत्पादन हुआ नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं कि जैविक खादों का प्रयोग करें। तो क्या करते थे कि आज यहाँ खेती किए, उपजाऊपन खत्म हुआ मिट्टी का, और अपना डेरा डंडा उठा करके, अपनी पूरा गांव उठा करके, वह कबीला उठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। तो वहां जाता था, फिर कहीं खाली होती थी तो उस पर खेती करता था। नहीं खाली है तो क्या करेगा भाई, संसाधन है, पीने का पानी है, नदियां हैं पास में, तो वहां देख करके वहां के जंगलों को काट देता था। तो कुछ तो वनों का इस तरह से, वनस्पतियों का इस तरह से विनाश हुआ। फिर औद्योगिकरण में, उद्योगों के निर्माण में वनों का विनाश हुआ। आवासीय घर को बनाने में, शहर को बसाने में वनस्पतियों का, प्राणियों का विनाश हुआ। यही नहीं, यातायात में, खनन में, बांधों के निर्माण में वनस्पतियों का नाश हुआ। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वनस्पतियों को सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। है कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार अब हमारे भारत में जो जातियां हैं, किसकी, वनस्पतियों की, प्राणियों की,
सबसे पहले उनका सबसे जीवन खतरे में पड़ गया है। और उससे हम भी कह रहे थे ना कि हम भी खतरे में हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हम जाने अनजाने हम नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो शहर का सुंदरीकरण कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं, उद्योगों का विकास हो रहा है, लेकिन उन उद्योगों के विकास में कितने प्रकार की वनस्पतियों पेड़ों की कटाई हुई। एक बांध का निर्माण कर रहे हैं जिसे तीर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहा था कि किसानों के लिए यह बहुत बड़ी योजना है। नदी घाटी परियोजना, बांधों का निर्माण हुआ, लेकिन उस बांध के निर्माण करने में कितने प्रकार के वनस्पतियां लुप्त हो गए, जिनकी कटाई हो गई, कितने प्राणी जाति जो है लुप्त हो गए। आज की स्थिति यह है कि भारत में लगभग 10% वनस्पतियां लुप्त हो गई, 20% स्तनधारी जीव जो हैं वह लुप्त हो गए। उसी के आधार पर यह एक संस्था है, उन्होंने सर्वेक्षण किया, तो सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में जो वनस्पतियां वनजात और वनस्पत जात जो पाई जाती हैं उनको इतने कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सामान्य जातियां, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, तीसरा है सुभेद्य जातियां, चौथा है दुर्लभ जातियां, पांचवा है स्थानिक जातियां और छठा है लुप्त जातियां। इतने भागों में बांटा गया। अब ये जातियां जो हैं, जातियां मैंने प्रकार है ना, ये जातियां जो है किनके हैं? वनस्पत प्लस प्राणी दोनों की जातियां हैं। किसी खास वनस्पत की जात की नहीं बात हो रही है। ये जो हमारे देश में संकटग्रस्त है या जो खत्म हो रहे हैं वनस्पति या प्राणी या जीव जंतु जो समाप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर ये प्रकार बताया गया है, न कि किसी वनस्पत का प्रकार नहीं बताया जा रहा है। समझ में? ये किसी वनस्पत का प्रकार नहीं है, किसी प्राणी का प्रकार नहीं है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो रहे हैं, तो कैसे समाप्त हो रहे हैं, किनकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर, सारे जीवधारियों के आधार पर ये वनस्पतियां और प्राणी दोनों को इतने भागों में बांटा गया है। समान जातियां, पहला क्या है? समान जातियां। समान जातियां उसे कहते हैं वे जातियां जो जीवित रहने के लिए सामान्य रूप में दिखाई देती हैं या जीवित रहती हैं, उनको समान जातियां कही जाती है। जैसे पशु, अब पशु में गाय है, बैल है, भैंस है, यानी जितने भी पशु हैं ये सामान्य हैं और इनकी संख्या रहती भी है ना। अब किसी खास पशु की बात नहीं की जा रही है, पशुओं की, पूरी जातियों की, पशुओं की क्या है? पूरी जातियां। तो कुछ सामान्य होते हैं जो कि इसको कहते हैं, लिखने के लिए लिख लेंगे, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है उसे समान जातियां कहते हैं। वे जातियां जिनके संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है उसे सामान्य जातियां कहते हैं। जैसे पशु, साल, साल समझते हैं? साल, सागौन पौधा है, साल उड़ने वाला साल नहीं, पौधा है, साल, सागौन, चीड़ आदि। ये ऐसे, अब इसमें क्या देखिए आप, हम पहले भी कह रहे हैं कि केवल किसी एक की बात नहीं हो रही है, पेड़ों की हो रही है और जीव जंतुओं की भी, ठीक है ना। अब दूसरा है, दूसरा क्या है? संकटग्रस्त जातियां। नोट कर लीजिए, वे जातियां
जिनके लुप्त होने का, जिनके समाप्त होने का खतरा बना रहता है, उसे कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। वे जातियां जिनके लुप्त होने का या जिनके समाप्त होने का खतरा बना रहता है, उसे कहते हैं लुप्त जातियां। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा आदि। ठीक है। संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? वे जातियां जिनके समाप्त होने का खतरा बना रहता है, जिनके नष्ट होने का, जिनके लुप्त होने का खतरा बना रहता है, यानी उनके प्राणों का क्या है? संकट। अब उनके प्राण निकल भी सकते हैं, बच भी सकते हैं, या किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो इनको कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। अब अगला है सुभेद्य जातियां। अब सुभेद्य जातियां किसको कहते हैं? वे जातियां जिनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? घट रही। माने संख्या क्या हो रही है? घट रही है। और घटते घटते ये क्या हो जाएंगी? संकटग्रस्त हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगी। तो वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घटती जाती है, उसे सुभेद्य जातियां कहते हैं। जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन, नीली भेड़, एशियाई हाथी आदि। अब अगला देख रहे हैं, ये तो हेडिंग से भी हम समझ सकते हैं। हाँ, वे जातियां जिनकी संख्या अत्यंत ही क्या है? कम है। अत्यंत ही संख्या कम है, गिने चुने हैं। ठीक है ना? इसको कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ प्रजाति है ना। तो जिनकी संख्या गिनी चुनी है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, उसको कहते हैं दुर्लभ जातियां। तो हमने पढ़ा दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? वे जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ जातियां। जैसे में उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे लिखे, जैसे सफेद बाघ, ठीक है ना, और छोटी। अब इसके बाद स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां वे जातियां, अरे बालक सुनो, वे जातियां जो किसी विशेष स्थान क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्थानिक जातियां। वे जातियां जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उसको कहते हैं स्थानिक जातियां। वे जातियां जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसको कहते हैं स्थानिक जातियां। जैसे निकोबारी कबूतर। अब ये कबूतर क्या है? निकोबारी, वह निकोबार में ही पाया जाता है, अन्य जगह नहीं पाया जाता, इसलिए कहते हैं उसको निकोबारी कबूतर। अंडमानी जंगली सुअर। अंडमानी जंगली सुअर उस तरह की प्रजाति दूसरी जगह नहीं पाई, वह केवल कहां पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है। ठीक है ना? आगे अगला लिख लीजिए। अगला लुप्त जातियां। लुप्त जातियां किसे कहते हैं भाई? तो लुप्त जातियां वे जातियां जो अपने रहने के स्थान पर जब ढूंढा जाता है, जहां रहते हैं, अगर वहां ढूंढा जाते हैं,
और ढूंढने पर वह अनुपस्थित पाए जाते हैं तो मान लिया जाता है कि ये जातियां क्या हो गई है, लुप्त हो गई यानी समाप्त हो गई। जैसे अंडमानी जंगली सुअर है, एक उदाहरण में समझ लीजिए कि अंडमानी जंगली सुअर है। वह जंगली सुअर कहां पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। अब अंडमान में हम जब जाते हैं और ढूंढने लगते हैं सुअर को, जंगली सुअर को, और वहां मिलता ही नहीं है तो क्या मानेंगे, मान लेंगे कि ये जातियां समाप्त हो गई, लुप्त हो गई। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं लुप्त जातियां। वे जातियां जो अपने निवास स्थान पर अनुपस्थित पाई जाती हैं उनको मानते हैं, क्या मानते हैं, लुप्त जातियां। कहते हैं कि ये लुप्त जातियां। जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख, गुलाबी सिर वाली बत्तख, एशियाई चीता आदि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे।